आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को भारत आया, इसलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम माउंटबेटन प्लान की पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ इसकी उपलब्धियों और इसकी कमियों को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो समाप्त हो चुका था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब परमाणु हमला हुआ जापान पर, किस पर हुआ? जापान पर हुआ। जापान पर जब परमाणु हमला हुआ तो उसी के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद ही ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुआ। उसी चुनाव में चर्चिल के स्थान पर, किसके स्थान पर? चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटिश पीएम बने। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? वो लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी से थे और लेबर पार्टी का रवैया जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में थोड़ा सा नरम था। किसके प्रति? भारत के प्रति कंजर्वेटिव पार्टी का जो रवैया था, लेबर पार्टी का जो रवैया था वो कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में थोड़ा सा नरम था। इटली जो है वो फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 में हर हाल में ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। अभी तक ये कहा जा रहा था कि अंग्रेज भारत तब छोड़ेंगे जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर इटली ने बयान बदल दिया और कहा कि अब बहुसंख्यकों के विकास को देखते हुए ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी। अल्पसंख्यकों के हितों के नाम पर बहुसंख्यकों के हितों पर आघात नहीं होंगे। हम वचन देते हैं कि आपकी सुरक्षा ज़रूर करेंगे। किसकी सुरक्षा? अल्पसंख्यकों की। हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुसंख्यकों के हितों को ध्यान में भी रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ इटली ने कहा था कि हम भारत छोड़ देंगे। जब भारत छोड़ने के लिए अंग्रेज़ तैयार हो गए कि 30 जून 1948 तक भारत छोड़ दिया जाएगा, तो भारत के अंदर खलबली मच गई। और इसी घोषणा के साथ इटली ने इसी घोषणा के साथ इटली ने वेवेल को, जो उस समय भारत के वायसराय थे, वेवेल को इंग्लैंड बुला लेते हैं और एक तेज तर्राक व्यक्ति को भारत भेजते हैं, जिसे इतिहास में माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। यानी कि वेवेल के स्थान पर नए वायसराय कौन बने? माउंटबेटन बने। माउंटबेटन को भारत भेजते हुए, किसको? माउंटबेटन को भारत भेजते हुए इटली ने कहा, ये बातें इटली ने अपनी बायोग्राफी में भी कही है। इटली ने कहा कि माउंटबेटन आप ऐसे भारत जाइए और ऐसे भारत से वापस आइए कि दुनिया को यह न लगे कि देखो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें ब्रिटेन की जो इमेज थी पूरे विश्व में बहुत अच्छी थी। इटली इस बात को जानता था कि भारत की जो संवैधानिक गतिरोध का मसला है वो इतना जटिल है, उसको सुलझाना मुश्किल है। क्यों सुलझाना मुश्किल है? क्योंकि देसी रियासतें कह रही थी हमें आज़ाद रहना है। देसी रियासतें क्या कह रही थी? हमें आज़ाद रहना है। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस कह रही थी कि हमें अखंड भारत चाहिए। इसलिए बहुत जटिल मसला इटली को लग रहा था। यही कारण है कि माउंटबेटन भारत आए और भारत आने के बाद
वो गांधी से मिले। किससे मिले? गांधी से। भारत आने के बाद वो गांधी से मिले, नेहरू से मिले, सरदार पटेल से मिले। किससे मिले? सरदार पटेल से मिले, मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। सबसे अलग अलग वो मिलते हैं। वामपंथी पार्टी से मिले, देसी रियासतों से मिले। इन तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया। क्या किया? माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया। इसे इतिहास में बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। किस प्लान के नाम से? बाल्कन प्लान। इसे इतिहास में बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। अब बाल्कन प्लान अब क्या था? बाल्कन प्लान के अंतर्गत क्या था? बाल्कन प्लान क्या था कि जहाँ जहाँ सांस्कृतिक एकता है, भारत में जहाँ जहाँ सांस्कृतिक एकता है, जहाँ जहाँ जो रियासत आज़ाद रहना चाहती हैं, उनको वहाँ वहाँ सत्ता पकड़ा दी जाए। ऐसा सर्वप्रथम सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। यदि बाल्कन प्लान सक्सेस हो जाता, क्या हो जाता? यदि बाल्कन प्लान सक्सेस हो जाता तो भारत एक महाद्वीप होता। क्या होता? महाद्वीप होता। भारत एक महाद्वीप होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर तमाम रियासतें देश के रूप में अपना कार्य अदा करती। माउंटबेटन ने ये पूरी बात, इस प्लान की पूरी बात सरदार पटेल के गृह सचिव, सरदार पटेल जो थे वो उस समय गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे उसमें सरदार पटेल। तो माउंटबेटन ने सरदार पटेल के गृह सचिव को, किसको? गृह सचिव उस समय थे विपिन मेनन। इनके गृह सचिव कौन थे? विपिन मेनन थे। विपिन मेनन साहब को पूरी बात बताई माउंटबेटन ने बाल्कन प्लान के बारे में कि भारत में कोई रास्ता नहीं है, जो जहाँ से आज़ादी मांगता है उसे वहाँ से आज़ाद कर दिया जाए। मेनन साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि नेहरू इस बात को स्वीकार करेंगे। विपिन मेनन ने ये बात पटेल जी को बताई। सरदार पटेल जी ने कहा कि इस प्लान को इसी जगह पर दफन कर दिया जाए। कहते हैं कि ये जो बाल्कन प्लान था ये आने से पहले ही दफन हो गया। क्या हो गया? आने से पहले ही दफन हो गया। और भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे और गांधी जी ने घोषणा की कि अगर भारत का विभाजन होगा, गांधी जी ने क्या कहा? अगर भारत का विभाजन होगा, किया जाएगा तो विभाजन मेरे लाश पर से होगा। गांधी जी ने क्या कहा? विभाजन मेरे लाश पर से होगा। और उसी समय सरदार पटेल ने भी घोषणा की थी। सरदार पटेल ने क्या कहा कि हमें कटा फटा हिस्सा ही लेकिन स्वस्थ भारत चाहिए। क्या कहा? स्वस्थ भारत। सरदार पटेल ने कहा कि हमें कटा फटा हिस्सा ही मिले लेकिन स्वस्थ भारत चाहिए। इसलिए माउंटबेटन ने फिर एक बार प्लान तैयार किया जिसमें उसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है किसका? द्विराष्ट्र सिद्धांत को माउंटबेटन योजना में स्वीकार नहीं किया गया है। इस योजना के तहत 2 देश बने, 2 राष्ट्र बने, लेकिन यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग संप्रदाय हैं। क्या कहा था? 2 अलग अलग संप्रदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम। 2 अलग अलग संप्रदाय नहीं बल्कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। क्या कहा था? जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग संप्रदाय नहीं बल्कि 2 अलग अलग क्या हैं? राष्ट्र हैं। 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को अलग अलग राष्ट्र बताए। किसने बताया? जिन्ना ने कहा। अर्थात भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। यहाँ पे जो माउंटबेटन योजना आया, जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग राष्ट्र बताया था,
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस माउंटबेटन प्लान में अर्थात भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। अगर धार्मिक आधार पर होता तो पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र होता। क्या होता? मुस्लिम राष्ट्र। पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र होता और भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होता। ये भारत के निरपेक्ष छवि पर बहुत बड़ा कलंक होता। अगर ऐसा हो जाता तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि पर बहुत बड़ा कलंक होता। और माउंटबेटन योजना में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकारा नहीं गया। माउंटबेटन जो दूसरा प्लान लेके आते हैं 3 जून 1947 को, उसी को हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। जबकि जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा बन चुकी है। कब बन चुकी है? जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा बन चुकी है। और माउंटबेटन प्लान कब आता है? 1947 में आता है। माउंटबेटन प्लान की जो प्रमुख प्रावधान थे उसको हम देखते हैं कि उसके खास पॉइंट कौन से थे। माउंटबेटन प्लान में पहली पॉइंट ये कहा गया कि संविधान सभा अपना कार्य करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ ये लागू नहीं होगी। क्योंकि उस समय सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, पाकिस्तान की मांग हो रही थी। जिस समय संविधान सभा बनी और अपना कार्य करना प्रारंभ किया संविधान निर्माण का, तो माउंटबेटन जो योजना आया, जो प्लान आया, उसमें संविधान सभा के कार्य को रोका नहीं गया और कहा गया कि संविधान सभा अपना कार्य करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ ये लागू नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट उसका ये था कि देशी रियासतों को यह तय करना है कि वे किस भाग के साथ जाना चाहते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के यानी भारत के साथ रहना चाहते हैं। इसका अधिकार रियासत के राजा को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? रियासत के राजा को दे दिया गया कि रियासत के राजा ये तय करेंगे कि भारत की जो देशी रियासतें हैं वो भारत के साथ रहेंगी कि पाकिस्तान के साथ जाएंगी। और तीसरा प्रावधान इसमें ये किया गया माउंटबेटन योजना में कि जनमत संग्रह। क्या? जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बहुलता थी, तो वहाँ पर जनता से भी राय पूछ ली जाए कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि भारत में रहना चाहते हैं। इसको ही हम जनमत संग्रह के नाम से जानते हैं। इसका भी प्रावधान माउंटबेटन योजना में किया गया। जिस समय माउंटबेटन योजना आया था, संविधान सभा बना था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उस समय जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है वहाँ पर ये एक रियासत थी। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और एक असम का सिलहट था, ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी जनमत संग्रह करवाया गया और ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान के साथ जाने के लिए राजी हुआ। और असम का जो सिलहट था वो भी, वहाँ पर भी जनमत संग्रह हुआ। कहाँ पर? सिलहट में ये भी पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। और ये कहाँ पर है सिलहट? ये असम में है। असम का सिलहट था, असम में स्थित है। तो ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान में था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ गया, जो आज का बांग्लादेश है, और सिलहट बांग्लादेश में पड़ता है। और चौथा पॉइंट था विधानसभाएं। सिंध विधानसभा। चौथा पॉइंट क्या था? सिंध विधानसभा। सिंध विधानसभा जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। 1945 में ये विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और सिंध की विधानसभा, इसमें ये कहा गया चौथे पॉइंट में कि सिंध की विधानसभा यह तय करेगी उसे भारत के किस भाग के साथ जाना है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जाना है कि भारत के साथ जाना है।
और इसका पांचवा जो पॉइंट था, इसमें कहा गया पंजाब विधानसभा, कहाँ की विधानसभा, पंजाब विधानसभा, ये सब रियासतें थी। पंजाब विधानसभा के लिए यह कहा गया कि पंजाब का अधिकार पंजाब विधानसभा पर छोड़ दिया जाए, और कहा गया कि पंजाब विधानसभा की बैठक बुलाई जाए। क्या कहा गया, पंजाब विधानसभा की बैठक बुलाई जाए, बैठक बुलाई जाए, और उस बैठक में पंजाब के मुस्लिम एमएलए की मीटिंग अलग की जाए और पंजाब की सिख और हिंदू एमएलए की मीटिंग अलग की जाए। यदि इसमें से कोई एक पक्ष विभाजन स्वीकार कर ले तो विभाजन कर दिया जाएगा। अब छठवां इसका जो पॉइंट था, छठवां पॉइंट था बंगाल। छठवां पॉइंट क्या था, बंगाल विधानसभा, बंगाल विधानसभा। बंगाल के विभाजन का अधिकार बंगाल की विधानसभा को दिया गया। किसको दिया गया, बंगाल की विधानसभा को दिया गया, और इसमें भी वही बात कही गई जो पंजाब की विधानसभा में कही गई थी। और सातवां जो पॉइंट था वो था सीमा आयोग। क्या था, सीमा आयोग, सीमा आयोग। विभाजन की स्थिति में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा जो सीमा रेखा तय करेगा। ये बात भी माउंटबेटन योजना के तहत की गई थी। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि सीमा आयोग का जो गठन किया गया वो किसकी अध्यक्षता में किया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सातवां जो पॉइंट था माउंटबेटन योजना का वो था डोमिनियन स्टेट्स। क्या था, डोमिनियन स्टेट्स। यहाँ पर डोमिनियन स्टेट की जो बात हुई है, डोमिनियन स्टेट, यहाँ पे जो डोमिनियन स्टेट्स की बात हुई है, डोमिनियन स्टेट की बगावत तो 1928 से ही स्टार्ट हो गई थी कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्र भारत चाहिए। लेकिन यहाँ पर डोमिनियन स्टेट को लाया नहीं गया था, जबकि मांगा गया था। क्या किया गया था, मांगा गया था, मांगा गया था। वो इसलिए मांगा गया था कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ या फिर जिस समय भारत का विभाजन हुआ उसमें मुस्लिम जो संप्रदाय था, जो मुस्लिम संप्रदाय पाकिस्तान में गए थे उससे कहीं अधिक मुस्लिम लोग हिंदुस्तान में थे, और मुस्लिम लोगों का विश्वास को बनाए रखना, विश्वास को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए डोमिनियन स्टेट को मांगा गया था कि भारत की सत्ता अब भी अंग्रेज़ों के हाथ में है। डोमिनियन स्टेट को लेकर के कहा गया कि भारत की सत्ता अब भी अंग्रेज़ों के हाथ में है, और जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता और उस संविधान में अल्पसंख्यक को मौलिक अधिकार नहीं दे दिए जाते, तब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे। जिस दिन अधिकार मुस्लिम को दे दिया जाएगा, ये डोमिनियन स्टेट्स भारत से अपने आप हट जाएगा और अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। अंग्रेज़ों ने जो इटली जो थे वो उन्होंने घोषणा किया था कि हम भारत को 30 जून 1948 तक क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 30 जून 1948 तक क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को वो लोग भारत छोड़ के चले गए। 15 अगस्त 1947 को वो भारत छोड़ के चले गए। और जो ये माउंटबेटन प्लान आया था इसे स्वीकार कर लिया गया, और इसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया, तो इसे 18 जून, कब, 18 जून 1947 में ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। और ब्रिटिश संसद ने इस प्लान को स्वीकार करके जो अधिनियम पास किया उसी अधिनियम को कहते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या कहते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या कहते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का बेस क्या था, तो उसका बेस था माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत 2 डोमिनियन स्टेट्स बने। क्या बने, 2 डोमिनियन स्टेट बने। कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान।
अब इसके साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि जो माउंटबेटन योजना की उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। तो माउंटबेटन की जो उपलब्धियां रही हैं माउंटबेटन योजना की, वो सबसे पहली उपलब्धि इनकी ये रही है कि सबसे पहली उपलब्धि कि जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार न करना। जिन्ना ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी उसको माउंटबेटन योजना के तहत स्वीकार नहीं किया गया। दो राष्ट्र तो बने, दो राष्ट्रों का विभाजन तो हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पे नहीं हुआ। यानी कि मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा, हिंदू का अलग राष्ट्र होगा, इस आधार पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। और दूसरी इसकी उपलब्धियां जो थी वो ये थी कि संविधान सभा के कार्यों को जारी रखा गया। संविधान सभा के जो कार्य थे, कार्यों को क्या किया गया, जारी रखा गया। अगर संविधान सभा के कार्य को रोक दिया जाता तो जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन में, वो शायद और अधिक समय लग जाता हमारे संविधान को बनाने में। तो इसलिए संविधान सभा का जो कार्य है उसको माउंटबेटन योजना के तहत जारी रखा गया। और तीसरा जो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उपलब्धियों का, वो ये था कि विभाजन एवं स्वतंत्रता की जटिल समस्या का समाधान। उस समय भारत की जो सिचुएशन थी, एक तरफ स्वतंत्रता की मांग, एक तरफ पाकिस्तान की मांग, एक तरफ सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। इन सबको लेकर के जो बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, उस जटिल समस्या का माउंटबेटन योजना के तहत बहुत अच्छे से समाधान किया गया। ये इसकी खास उपलब्धियां रही हैं, इसको भी आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही साथ माउंटबेटन योजना की कुछ कमियों को हम जान लेते हैं कि इसकी कमियां क्या रही हैं। माउंटबेटन योजना की कमियां क्या क्या रही हैं। पहली कमी इसकी ये थी कि देशी रियासतों के संदर्भ में स्पष्ट नीति का न होना। स्पष्ट नीति का न होना, वो इस तरीके की जिसके कारण कई रियासतें शामिल हुई। स्पष्ट नीति नहीं आई थी तो जो है कि कई रियासतें जो है वो शामिल हुई, कई रियासतें जो है वो शामिल नहीं हुई। जो शामिल नहीं हुई उनमें से एक का झगड़ा आज भी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कश्मीर रियासत का झगड़ा आज भी देखने को मिलता है, आज भी चल रहा है। तो ये माउंटबेटन योजना की सबसे बड़ी कमियां थी। और दूसरी कमी जो माउंटबेटन योजना की थी वो ये है कि सीमांकन जल्दबाजी में हुआ, जिसका कारण सीमा विवाद आज भी है। माउंटबेटन योजना का जो सबसे बड़ी दूसरी कमी है वो है सीमांकन जो है वो जल्दबाजी में हुआ, और जिसका कारण सीमा विवाद आज भी देखने को मिलता है। और इसके जो तीसरी कमियां हैं वो है परिसंपत्तियां। क्या है? परिसंपत्तियों का तात्पर्य है कि परिसंपत्तियों का बंटवारा कभी स्पष्ट निर्णय नहीं था। कहने का मतलब कि जो लोग पाकिस्तान जब बटा तो कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे। जो उनकी संपत्ति थी उसका भी बंटवारा स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था। ये भी माउंटबेटन योजना की बहुत बड़ी कमी थी। और इसके साथ ही साथ हम माउंटबेटन योजना का निष्कर्ष भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? निष्कर्ष को हम हमेशा पॉजिटिव व्यू में देखते हैं। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि इस प्लान की कुछ कमियां तो अवश्य थी, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में इससे बेहतर प्लान की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अतः इस प्लान ने एक स्वस्थ भारत को जन्म दिया। भले ही भारत का विभाजन हुआ, लेकिन यह समस्या इतनी जटिल बन चुकी थी कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ये रहा हमारा आज का पॉइंट। कल मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।